हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो है कि ओमार सीट को कैसे फिल करना है। इसके साथ साथ अपन ये भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपको पता है कि जब अपन पेपर सोल्व करेंगे तभी तो ओमार सीट फिल करेंगे। तो एक ही वीडियो में अपन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम हॉल में, प्लस ओमार सीट को कैसे फिल करना है अलग अलग, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। कभी आप सिर्फ पेपर सोल्व करने का वीडियो देख रहे हो और फिर दूसरी बार में आप ओमार सीट फिल करने का वीडियो देख रहे हो, तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर दोनों चीज़ों को कंक्लूड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि वीडियो को फायदा हो सके। और आपको मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, आप शायद इस चीज़ से रिलेट भी कर पाओ। हो सकता है कुछ बच्चे अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर दोगे आप, तो आपको फायदा हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेपर सॉल्व कैसे करते हैं, ताकि उसके बाद ही तो अपन ओमार सीट फिल करेंगे। तो पेपर के बारे में बात करें तो जैसे कि मान लो अपन बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट तो होंगे ही, तो उनको सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट उनका होता है बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मेनली बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर जिनका कोई और सब्जेक्ट भी फेवरेट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख लेना। लेकिन बच्चे करते हैं जैसे ही पेपर में बैठते हैं, पेपर उनको मिलता है तो वो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, क्योंकि एक तो 50% स्कोरिंग बायोलॉजी होती भी है, प्लस उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन जल्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के काफ़ी उसमें न्यूमेरिकल्स तो आते नहीं है, थ्योरी के क्वेश्चन हैं या तो आते हैं या फिर नहीं आते। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी अटेम्प्ट करोगे तो आपको जैसे कि मान लो फर्स्ट पेज है आपके सामने, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो 5 क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसमें से आपको 4 क्वेश्चन इतनी अच्छी तरीके से आते हैं कि आपको 100% आप उसके लिए श्योर हो कि आंसर इसका यही होने वाला है। तो जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 100% आता है, श्योर हो, तो आपको उसी टाइम पे उसको टिक करना है आंसर को, और उसी टाइम पे ओमार फिल कर लेनी है। अब इससे फायदा क्या होगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, वो भी आपको आप उसके लिए 100% श्योर हो, तो उसको तुरंत टिक करो और अपना आंसर की के अंदर अपना आंसर फिल कर लो ओमार के अंदर। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन मान लो कि फोर्थ क्वेश्चन में आपको आता भी है लेकिन 50-50 है। दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए कि दो तो नहीं होने वाले, डेफिनेटली नहीं होंगे, लेकिन जो दो हैं उनके अंदर आपको कंफ्यूजन लग रहा है। जैसे कि एक ऑप्शन है उसमें आपको 70% लग रहा है कि ये तो हो सकता है, लेकिन 30% दूसरा भी लग रहा है कि ये भी हो सकता है। तो आप उसी टाइम पे उसको ऊपर एक सर्कल लगा दो, उस क्वेश्चन के ऊपर सर्कल लगा दो, और जिस ऑप्शन के ऊपर आपको 70% बिलीव है उस पर 70% लिख दो, बाकी 30% उस अगले पे लिख दो। इस तरीके से क्या होगा कि जब आप वापस पलट के आओगे पेपर के अंदर, जब दोबारा पेपर को सोल्व करोगे, कैसे करोगे मैं बताऊंगा आपको। इस तरीके से अब नेक्स्ट पेज पे चलोगे, आप नेक्स्ट पेज पे चलोगे तो मान लो कि उस पे उसके ऊपर भी 5 क्वेश्चंस हैं, तो उन 5 क्वेश्चंस में से मान लो कि आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि 50-50 है, यानी कि जो अभी मैंने बताया सिनेरियो, कि एक तो आपको ऑप्शन 80% लग रहा है, एक 20%, तो उसको भी सर्कल करोगे और उसके ऊपर ऐसे मार्क कर दोगे। और एक क्वेश्चन है पांचवा ऐसा है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, यानी कि चारों ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं, या फिर कह लो कि चारों ऑप्शन अगर सही लग रहे हैं इसका मतलब है कि वो आपको नहीं आता है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि इसको मैं दोबारा चेक करूंगा लेकिन आपको आता नहीं है वो, तो उसके ऊपर क्रॉस लगा दो। अब उसके लिए भी सॉल्यूशन अपन देखेंगे। तो अब होगा क्या, इसी तरीके से आप रिपीट करते रहो कि जो क्वेश्चन आप दो दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो उसको सर्कल लगा देना, और जिसको आपको जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता उसको क्रॉस लगा दो। यानी कि जब और जो क्वेश्चन आपको आता है उसको तुरंत अपने पेपर में टिक करोगे ऑप्शंस को, उसी टाइम पे उस क्वेश्चन नंबर के सामने अपने ओमार को फिल कर लोगे। इससे होगा क्या कि एक जब पीरियड निकलेगा, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, मैं बता रहा हूं इसलिए चीज़ें थोड़ी लेंथी लग रही है, लेकिन आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, आपको आप खुद जानते हो कि आप कितनी जल्दी पेपर को सोल्व करते हो। तो उसी जल्दबाजी के अंदर, जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि आधा क्वेश्चन पढ़ा और सोल्व कर दिया, नहीं, आपकी स्पीड होती है, वो कंसिस्टेंसी होती है कि इतने टाइम में मैं इतने क्वेश्चन सोल्व करता हूं या फिर करती हूं। तो बात कहने की बात यह है कि आपको जो क्वेश्चन 100% आ रहा है उस क्वेश्चन को करते करते आप उसी टाइम पे ओमार फिल कर लेनी है। जैसे कि आपने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से आपके 80 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको 100% आते हैं, यानी कि आप उनके लिए श्योर हो कि ये तो 100% सही है मेरे। बाकी 5 क्वेश्चंस बचे हैं, मान लो कि 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि आपको 50-50 थे, यानी कि उस ऑप्शन उस पर लगे हुए थे, सर्कल आपने लगाया था, और 3 क्वेश्चन मान लो ऐसे हैं, 3 या 4 जो आपको बिल्कुल नहीं आते। तो जब पेपर को दोबारा पढ़ना होता है, अब काफ़ी बच्चे को पास टाइम ही नहीं बचता, वो बोलते हैं कि हम दोबारा पेपर को सोल्व कैसे करें, फर्स्ट टाइम में टाइम नहीं मिलता।
तो इसका रीजन यही है कि वो बच्चे सिर्फ पेपर को टाइम से मैनेज नहीं कर पाते हैं। यानी कि जब दोबारा पढ़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे 90 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब जिन बच्चों ने ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करी है जो अभी मैंने बताई, तो जब वो दोबारा पेपर को चेक करेंगे 90 क्वेश्चन करने के बाद, तब वो सिर्फ वही 7 क्वेश्चन चेक करेंगे जो सर्किल लगे हुए हैं। उनको हर एक क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ ये मैंने आता ही नहीं आता, क्योंकि उन्होंने पहले सर्कल लगाया हुआ था। उसका फायदा उनको बाद में होगा कि उन्होंने 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनको खुद को देखेंगे। तो जब दोबारा उनको वो देखेंगे तो डेफिनेट है, क्योंकि उस टाइम पे उनका आंसर क्लिक नहीं किया माइंड में, लेकिन जब वो दोबारा उसको चेक करेंगे तो डेफिनेटली उनका आंसर आपको मिलेगा। यानी कि अगर 7 क्वेश्चन आपने सर्किल किए हैं तो डेफिनेटली आपका 2 या 1-2 क्वेश्चन ही आपसे गलत होगा, यानी कि आपके माइंड में क्लिक नहीं करेगा, बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, क्योंकि आप उतना ही कंफ्यूज उसमें थे। उस टाइम पे आपसे ट्रैक नहीं कर रही थी आपके माइंड में वो आंसर, लेकिन उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे तो फिर हो जाएगा, क्योंकि 90 क्वेश्चन करते करते दोनों बायोलॉजी रिवाइज हो जाएंगी आपके माइंड में वापस से। दोनों बायोलॉजी रिवाइज हो जाएंगी क्योंकि क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस पूरी बायोलॉजी से आते हैं, तो आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिर जब दोबारा वो क्वेश्चन चेक करोगे आप आसानी से कर लोगे। सेम थ्योरी आपको केमिस्ट्री में अप्लाई करनी है और सेम फिजिक्स के अंदर। इससे होगा क्या, अब मेन चीज आती है कि अब ओमार को साथ साथ भरने का क्या मतलब है, और ये सर्कल और ये क्रॉस लगाने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये होगा कि जब 3 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तो एक तो आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि मेरी ओमार खाली बची हुई है। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो कि आंसर टिक लगाते हैं सिर्फ पेपर में, ओमार को ये सोच कर रख देते हैं कि इसको मैं लास्ट में फिल करूंगा। तो लास्ट में फिल करने के चक्कर में चाहे हो 0.1% ही, लेकिन उनके माइंड में ये जरूर रहता है कि अभी मेरी ओमार बची हुई है। चाहे वो पेपर कितने भी अच्छे तरीके से सोल्व कर रहे हो, सारे आंसर सही टिक कर रहे हो, लेकिन जब तक वो ओमार फिल नहीं करेंगे तब तक क्या मतलब है उन क्वेश्चन सोल्व करने का। और जब बात ये आती है कि लास्ट में ओमार भरने का नुकसान क्या होता है, अब ये नुकसान सुन लो आप। जैसे कि मान लो कि आपने 65 नंबर क्वेश्चन तक अपने सेम ओमार सीट फिल कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस आपने फिल कर रहे हो जल्दबाजी के अंदर, लास्ट में 10 मिनट बचे हुए हैं, 15 मिनट बचे हुए हैं, तो आपके माइंड में यही रहता है कि जल्द से जल्द मैं ओमार फिल कर दूं। आप लगे रहते हो तुरंत उसको बबलिंग करने में। तो आप जैसे कि 65 क्वेश्चंस आपने बबलिंग करे हुए हैं सारे, एक क्वेश्चन 66 नंबर आपने छोड़ रखा है और 67वां क्वेश्चन आपने टिक कर रखा है, यानी कि 65 और 67 के बीच में 66 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आता था, तो आपने उसको छोड़ रखा था। अब क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ प्रेशर है कि मेरे को ओमार फिल करनी है, टाइम कम बचा हुआ है, तो जब आप 55 नंबर क्वेश्चन तक तो सही कर लोगे, क्योंकि उसके बीच में आपने एक भी नहीं छोड़ा हुआ क्वेश्चंस। लेकिन जब 67 नंबर क्वेश्चंस आप उसको बबलिंग करना चाहोगे, तो क्योंकि बीच में 66 नंबर छूटा हुआ है, तो आप ओमार में 67 की जगह पे 66 नंबर वाले क्वेश्चंस में बबलिंग कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये सिल्ली मिस्टेक उनसे हो जाती है। अब दूसरी ओमार भी नहीं मिलती और उसको आप गलत भी नहीं कर सकते, यानी कि व्हाइटनर वहां पे कुछ भी नहीं मिलता, तो उसको आप नहीं कर सकते। एक बार बबलिंग हो गई इसका मतलब हो गई। तो इस तरीके की मिस्टेक भी एक तो होती है जब आप लेट ओमार सीट भरते हो। और सोचो वो तब होती है, एक क्वेश्चन तो मैंने तब बताया है जब आप उसी टाइम पे ध्यान दे लोगे कि मैंने 67 की जगह पे 66 वाले में ये बबलिंग कर दी है। सोचो जब तक आप ना, आपका माइंड तो सिर्फ प्रेशर में है ना कि यार अभी तो टाइम कम बचा है, मैं जल्द से जल्द ओमार भर लूं। अब सोचो जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तो कितने क्वेश्चंस में 68 का 67 में, 69 का 68 में और 70 का 69 में इस तरीके से फिल कर देते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे से पढ़ते थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये भी कारण एक हो सकता है। हो सकता है आपके आसपास ऐसे बच्चे हों, आपके साथ भी जब कोचिंग का टेस्ट आप दे रहे होते हो तब भी आपसे ये मिस्टेक हुई होगी, तो आप इससे रियलाइज ये चीज कर सकते हो। तो साथ साथ ओमार भरने का मतलब ये है कि पूरे 3 घंटे और 20 मिनट में आप पूरे क्वेश्चंस पढ़ लोगे, क्योंकि आपके माइंड में ये प्रेशर नहीं रहेगा कि मेरे को ओमार फिल करनी है, क्योंकि आपने साथ साथ फिल करी है तो आपका क्वेश्चंस भी हो गया और ओमार दोनों फिल हो गई। तो इससे आपको 1% भी ये नहीं रहेगा माइंड में कि मेरे को ओमार बची हुई है या फिर उसको भरना है, उसके लिए मेरे को 15 मिनट निकालने हैं। तो इससे पूरे 3 घंटे और 20 मिनट में आप पूरे क्वेश्चंस पढ़ोगे, उनका आंसर्स करोगे और ओमार की टेंशन तो आपको रहेगी भी नहीं, क्योंकि आपने वो तो साथ साथ करी है। तो सारी चीज साथ साथ करोगे तो आपको कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। तो ये तरीका था। हो सकता है आपको ये थोड़ा जो अप्लाई करते हैं उनके लिए नया नहीं हो, लेकिन जिन भी दोस्तों को दिक्कत होती है ओमार भरने में, पेपर को अटेम्प्ट करने में, तो वो इसको अप्लाई करके जरूर देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और एग्जाम सेंटर का तो आप अच्छे से जानते भी हो। जो फ्रेशर है उनकी तो बात नहीं कर रहा है, बट जो जिनको एक्सपीरियंस है, बट जो फ्रेशर हैं वो भी जो कोचिंग के टेस्ट दे रहे होते हैं तब भी तो प्रेशर रहता है। तो एक एग्जाम का प्रेशर नहीं होता, एग्जाम तो सेम ही होती है, चाहे वो एग्जाम हॉल अपना कोचिंग वाला हो या फिर मैन एग्जाम वाला, उसमें तो उल्टा ज़्यादा प्रेशर होता है।
तो आई होप कि मैं आपको सक्सेसफुल रहा हूं ये समझाने में कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, प्लस पेपर को दोबारा रिवाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्रॉस और सर्किल क्वेश्चंस पे किए होते हैं तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस देखने होते हैं। दोबारा आपको सारे क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने पहले ही आपके पास स्ट्रेटेजी थी पेपर को कैसे सोल्व करते हैं, किस तरीके से दोबारा रीड करते हैं और किस तरीके से ओमार फिल करते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल छोटा जरूर है, लेकिन आपको यहाँ पे जो भी वीडियो मिलेगी, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी अगर आपने उसको 0.1% पे अप्लाई करके देखा है तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल पाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। तो बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के भी अभी फिजिकल केमिस्ट्री के PYQs मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हो बच्चों की एक साथ टाइम कम बचा है और इतने सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं केमिस्ट्री को ऐड कर लिया हूं ताकि कुछ फ़ायदा आपका हो जाए। जितनी मेरे से कोशिश हो सकती है मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और चीज़ें करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।